हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 29 फरवरी 2024। देखते देखते यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 महीने यहाँ पे बीत गए हैं और यहाँ पे एक तरह से आपके एग्ज़ाम जो है वो और ज़्यादा नज़दीक आते हुए चल रहे हैं। आई होप आप लोग का रिवीजन जो है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप लोग डेली बेसिस पे अच्छे लेवल पे एक रूटीन फॉलो कर रहे होंगे और अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ, यहाँ पे डेली बेसिस पे करेंट अफेयर की क्लासेस होती है। 2 क्लासेस होती है करेंट अफेयर की, एक मॉर्निंग में होती है, एक इवनिंग में होती है। तो पीसीएस अगर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों करंट अफेयर की क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो दोनों में यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल्स में क्लासेस कवर की जाती है। पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। वहीं पे सारे आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने जो है वो बेसिकली नाटो से रिलेटेड है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो उसकी सदस्यता को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो नाटो सदस्यता में यहाँ पे अभी फिलहाल स्वीडन को शामिल करने की बात कही जाती है, जहाँ पे इस नाटो के जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर नेशंस थे वो सभी के द्वारा सहमति दे दी गई थी स्वीडन को ऐड करने के लिए नाटो के सदस्य के रूप में। फिलहाल हंगरी का ही वेट किया जाता है, क्योंकि हंगरी इकलौता था जिनका अप्रूवल अभी तक नहीं आया था। 18 मंथ डिले होने के बाद यहाँ पे हंगरी ने भी आखिरकार फाइनली यहाँ पे अपनी सहमति दे दी है स्वीडन को नाटो में शामिल करने को लेकर के। उसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपका न्यूज़ है। नाटो की अगर हम लोग बात करें तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो बेसिकली 1949 में हुई थी, जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 सदस्य जो थे वो शामिल थे। जबकि हाल ही में फिनलैंड को 31वां सदस्य के रूप में लास्ट ईयर यहाँ पे इसको शामिल किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसका मूल लक्ष्य क्या है? इसका मूल लक्ष्य राजनीतिक और सैन्य सहयोग जो है इसके जितने भी सदस्य देश हैं उसको यहाँ पे स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। ये यहाँ पे इनका मूल गोल है, फंडामेंटल गोल है, ये ध्यान रख सकते हैं। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्वीडन कंट्री जो है वो आपका बेसिकली इसकी जो बाउंड्री है ये यहाँ पे नॉर्वे के साथ टच करती है, डेनमार्क के साथ टच करती है, फिनलैंड के साथ टच करती है। देख सकते हैं ये सारे देश इसके आसपास हैं। और स्वीडन की कैपिटल की बात करें तो स्टॉकहोम है, और स्टॉकहोम एक आइलैंड है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 14 आइलैंड जो है, 14 द्वीप जो है उसका समूह मिलकर के स्टॉकहोम यहाँ पे शहर बना है और इसी को यहाँ पे राजधानी घोषित किया गया है। जो 50 ब्रिजेज है यहाँ पे इस स्टॉकहोम को मेन लैंड से कनेक्ट करती है। गल्फ ऑफ बॉटनिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाल्टिक सी यहाँ देख सकते हैं, नॉर्थ सी देख सकते हैं, नॉर्वेगन सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लैंग्वेज की बात करें तो स्वीडिश लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूरोप कॉन्टिनेंट में ये बेसिकली ये शामिल है स्वीडन, और इसकी जनसंख्या 1 करोड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये स्वीडन से रिलेटेड था। अब हम लोग नाटो की अगर हम लोग बात करें तो नाटो किस सिद्धांत पे वर्क करता है? तो नाटो जो प्रिंसिपल जो है, जिस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है वो कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर वर्क करता है। ये बेसिकली आर्टिकल 5 ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी पे ये आधारित है। नाटो का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 में के तहत। इसका अर्थ ये है कि अगर नाटो के किसी भी एक सदस्य नेशन पर अगर कोई हमला करता है तो एक तरह से नाटो के ऊपर हमला कहलाएगा वो, और उस तरह से सभी देश मिल करके उस देश का सामना करेंगे। ये बात यहाँ पे अनुच्छेद 5 के तहत वाशिंगटन संधि में कही गई है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। और अभी 18 महीने से अधिक की देरी के बाद आखिरकार हंगरी भी जो है, हंगरी कंट्री भी जो है वो स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए यहाँ पे अपनी सहमति दिखा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे यूक्रेन रूस का जो कार्रवाई हुआ था उसी को जवाब देने को लेकर के फिनलैंड भी जो है वो बेसिकली नाटो का सदस्य जो है वो लास्ट ईयर जो है वो इसमें शामिल हुआ था। तो देख सकते हैं, तो इसी को लेकर के ये बेसिकली आपका न्यूज़ है। स्वीडन जो है वो अब यहाँ पे नाटो का सदस्य बनने जा रहा है। नए देशों में शामिल होने के लिए भी 31 नाटो सदस्य को सहमत होना हो पड़ता है। देखिए, कोई भी नया सदस्य जब नाटो में शामिल होने के लिए उसमें हर एक जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर नेशंस होते हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग देश जो होते हैं उसमें उन सभी देशों की सहमति होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वीडन को नाटो का सदस्य बनने के लिए 30 देशों ने पहले ही ऑलरेडी सहमति दिखा दी थी। 31वां नेशन जो कि हंगरी था उनके द्वारा अभी सहमति नहीं दिखाई गई थी, लेकिन अभी उनको हंगरी के द्वारा सहमति ने भी क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। अब स्वीडन जो है वो आपका एक तरह से क्या है, नाटो का सदस्य बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा न्यूज़ आपका नाटो से रिलेटेड, स्वीडन जो आपका नया मेंबर बनने जा रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये सारे, और उसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। अगला न्यूज़ यहाँ पे बैलेंस व्हेल्स से रिलेटेड है। बैलेंस व्हेल्स जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, रिसर्चर्स के द्वारा अभी यहाँ पे बेसिकली जो है एक डिस्कवरी की गई है। डिस्कवरी क्या की गई है कि इनके लैरिनेक्स जो है, जो स्वर यंत्र है, उसके थ्रू जो आइकॉनिक्स आवाज़ जो निकलते हैं वो एक तरह से ध्वनि प्रदूषण जो है वो फैलाता है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, इसकी जो आवाज़ है ये जरूर ये बेसिकली इसकी आवाज़ जो है ये लैरिनेक्स के साथ साथ नोजेस के थ्रू भी इसके प्रोड्यूस होते हैं, जिसके वजह से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, और इसी के लिए ये आपका न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भूमि पर रहने वाला स्तनधारियों से विकसित हुई और शुरू में अपने स्वर यंत्र का उपयोग करके आवाज़ करती थी। एक संरचना जिसका उपयोग भोजन को, देखिए ये क्या है, बेसिकली ये स्वर यंत्र से इसके द्वारा आवाज़ तो प्रोड्यूस किया ही जाता है, लेकिन ये ऐसा आवाज़ क्यों करती है, ताकि जब ये कोई भी खाना खा रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो आवाज़ इसलिए इनके द्वारा किया जाता है क्योंकि उसी आवाज़ की वजह से जो खाना है वो कहीं ना कहीं श्वास नली में ना पहुंच जाए, श्वसन प्रणाली में ना पहुंच जाए, उसी को रोकने के लिए बेसिकली ये इनके द्वारा स्वर यंत्र से ये आवाज़ यहाँ पे इनके द्वारा किया जाता है, जो कि एक तरह से क्या है, जो एक ध्वनि प्रदूषण के प्रति संवेदनशील पर प्रकाश ये आपका डालता है। ठीक है, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें, संरचनाएं की बात करें, तो दांतेदार जो वेल होती है डॉल्फिन की तरह ही ध्वनि का उत्पादन करती है स्वर यंत्र का, लेकिन वो उपयोग नहीं करती है। इसके बजाय वो अपना नाक में विशेष अंग को यहाँ पे विकसित कर लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो रहस्य है ये आप देख सकते हैं, ये इनके द्वारा जो वेल की जो आवाज़ यहाँ पे निकलती है वो एक तरह से भयावह स्वरों के निर्माण करती है, जो एक तरह से ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, और लंबे समय से शोधकर्ताओं के द्वारा ये आपका हैरान कर देने वाला यहाँ पे जो डिस्कवरी है वो यहाँ पे खुलासा इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ब्लीन विल्स से रिलेटेड न्यूज़ है। ब्लीन विल्स की बात करें तो इसका संरचना आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। इस वाले हिस्से की अगर हम लोग बात करें तो मुंह का जो ऊपरी हिस्सा है, इसके ऊपरी हिस्सा में पहले आपको गम्स देखने को मिलेगा, फिर माइनर प्लेट्स आप देख सकते हैं, छोटे छोटे प्लेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, फिर मेन प्लेट्स आपको देखने को मिलेगा। हेयर का डायमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिसल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चौड़ाई देखने को मिलेगा, स्पेसिंग देखने को मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ये फूड को क्या करते हैं, इस तरह से इनके द्वारा फिल्टर किया जाता है। अगर कोई भी फूड, अगर सपोज कीजिए कोई भी पर्सन, अगर कोई भी इंसान ही अगर किसी कारणवश इसकी दांतों से, दांतेदार जो इसकी नुकीली दांतें हैं, अगर जब वेल किसी इंसान को अगर इनहेल करता है, तो अगर किसी भी तरह से वो इंसान अगर दांत से बच भी जाए किसी तरह से, तो अगर वो वेल के पेट में चला गया तो उसके वेल के पेट में इतनी सारी गैसेज होती हैं, अल्कलाइन गैसेज, जिसके वजह से इंसान जो है कुछ ही सेकेंड्स में वो आपका बेहोश हो जाएगा, और एक तरह से उसकी सांसें जो है वो रुक जाएगी, और एक तरह से वो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाएगी। देख सकते हैं, तो अगर उसकी नुकीली दांत से किसी भी तरह कोई इंसान बच के उसके इन अगर उसके पेट तक भी पहुँचने के पहले ना, जो गले का हिस्सा होता है, जो जहाँ पे जो पेट को कनेक्ट करता है, वहाँ पे बहुत सारे चिपचिपे पदार्थ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मेलिंग होते हैं। उस चिपचिपे पदार्थ भी एक तरह से क्या है, नुकसानदायक होते हैं। बहुत सारे उसमें ऐसे पदार्थ मिले होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जो सही नहीं है। तो एक तरह से जब वो पेट तक पहुँचते पहुँचते ना, इंसान जो है वो बेहोश हो जाएगा, और कब उसकी मृत्यु हो जाएगी पता भी नहीं चल पाएगा। तो देख सकते हैं एक तरह से ये आप देख सकते हैं, ये वेल्स से रिलेटेड आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस वेल्स की बात करें तो इसके द्वारा पावरफुल यहाँ पे ध्वनि, शक्तिशाली ध्वनि यहाँ पे उत्पन्न कर सकती है यह बैलेंस वेल। इसकी शारीरिक रचना उनके द्वारा निकाले जाने वाली ध्वनियों की आवृत्ति और गहराई को यह क्या करती है, सीमित करती है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके द्वारा जो ध्वनि आप देख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाता है, और अपनी ध्वनि सीमा में होने वाले शोर से बचने में असमर्थ रहता है। तो ये सारे चीज़ें आप देख सकते हैं ब्लेन विल से रिलेटेड है, जो आज की डेट पे न्यूज़ में बना हुआ है, तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं आप। ठीक है, अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली उड़ीसा में टोटल 2 नेशनल पार्क है, जिसमें एक नेशनल पार्क के बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है। उस नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वो सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पे उसी से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है, और ये टाइगर पॉपुलेशन से रिलेटेड आप समझ सकते हैं। जो जो बाघ
की पॉपुलेशन जो आज के टाइम पे जो यहाँ पे डिक्लाइन हो रही थी, जिसको लेकर के टाइगर प्रोजेक्ट्स आपके स्टार्ट किए गए थे। कब स्टार्ट किए गए थे टाइगर प्रोजेक्ट? 1973 में। कितनी बार पॉलिटी में भी मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है, उसको याद करने का तरीका मैंने आपको ये भी बताया था। सचिन तेंदुलकर का बर्थ ईयर है वो, फिर आपका केशवानंद भारती केस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया था 1973 में, ताकि जो बाघ है वो एक तरह से इंडेंजर्ड कैटेगरी में थे, उसकी संख्या डिक्लाइन हो रही थी भारत में, तो उसी को कंजर्व करने के लिए ये स्टेप्स यहाँ पे उठाए गए थे, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। लेकिन आज के डेट में आप देख सकते हैं ये उड़ीसा के सिमलीपाल जो रिजर्व है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे टाइगर की संख्या जो है वो 16 से 27 हो गया। तो एक तरह से राइज हो रहा है, तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो संरक्षण यहाँ पे किया जा रहा है बाघों का, वो एक तरह से सफलता की ओर क्या कर रहा है, उजागर कर रहा है। अंतर प्रजनन के कारण आनुवांशिक विविधता की आवश्यकता है, जिससे मादा बाघों को लाने की मांग बढ़ रही है। तो और यहाँ पे इस संख्या को बढ़ाने के लिए मादा बाघों को लाने की और डिमांड यहाँ पे रखी जा रही है, ताकि ये संख्या और 27 से बढ़ करके और एक लंबे आंकड़े में पहुँच सके। ठीक है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। थोड़ा सा अगर मैं आपको मैप से दिखाऊं आपको तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेकेंड, चलिए ठीक है, इसको अच्छे से आगे में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मयूरभंज जिला में ये बेसिकली लोकेटेड है, और ये कितना स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, 2750 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो पूरी तरह से फ्लोरा और फोना यानी पौधों के साथ साथ जानवरों के भी प्रजाति बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, भौगोलिक विशेषताएं की बात करें, तो पठारों और पहाड़ियों से ये बेसिकली ये राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरी तरह से घिरा हुआ है। चोटियों में खैरी बुरू और मेगासिनी शामिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। खैरी बुरू और मेगासिनी यहाँ पे एक पीक है जो कि बहुत ही विख्यात पीक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिला में ही स्थित है। यहाँ पे रिवर्स की बात करें तो बुरहा बलंगा यहाँ पे सलंदी जो है वो इस रिजर्व से होकर के फ्लो करती है। ये नदी है जो बेसिकली इस रिजर्व से होकर के बहती है, बुरहा बलंगा और सलंदी, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा 2750 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरी तरह से ये आपका फैला हुआ है, ये टाइगर रिजर्व आप देख सकते हैं। ये मेन एरिया है, ये जो ये वाला शेडेड है ये मेन एरिया है, और ये वाला एरिया जो है वो बफर एरिया है। इसके साथ साथ ये रेलवे ट्रैक्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए रेलवे ट्रैक्स आप देख पा रहे हैं, और ये सब रोड्स हैं जो ये रोड आपके इस एरिया तक पहुँचते हैं। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास पहुँचते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये पूरा टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आपको देखने को मिलेगा, ये जो झोपड़ी वगैरह बनी हुई है ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। ये टी वाला जो है वो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे देखना, टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आकर के ये विज़िट करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये उसी से रिलेटेड सारा चीज़ें, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। रेंजर ऑफिसर्स आपको रेड स्पॉट जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो रेंजर ऑफिसर्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कहाँ पे है, ये भारत के उड़ीसा के इस जगह पे जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि यहाँ पे हंटिंग ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा होते थे, इसी को लेकर यहाँ पे बेसिकली शिकार बहुत ज़्यादा होते थे, जिसको लेकर के 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ अभयारण्य यहाँ पे घोषित किया गया था, और 1979 में ये वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसको यहाँ पे घोषित कर दिया गया था। देख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया याद करने का तरीका, पॉलिटी में आप लोगों ने बहुत लैंडमार्क आपका एक केस था केशवानंद भारती केस, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये ईयर याद रहेगा। ठीक, पहचान की बात करें तो 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको नामित किया गया था, और 2009 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया था। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में 1994 को इसको मतलब नोन किया गया था, और यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में इसको 2009 में इसको लिस्ट किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिमलीपाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नेशनल पार्क, और दूसरा नेशनल पार्क कौन है, भित्तरकनिका, याद रखिएगा। उड़ीसा में दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक सिमलीपाल और एक भित्तरकनिका, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे, अगर वेजिटेशन की बात करें तो कौन कौन से वनस्पति आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। घास के मैदानों के साथ साथ साल के पेड़ की यहाँ पे प्रधानता आपको यहाँ पे प्रकार जो है वन प्रकार का मिश्रण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वाइल्ड लाइफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लियोपार्ड्स देख सकते हैं, एलिफेंट देख सकते हैं, डियर, गौर, वेरियस बर्ड स्पेसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उच्च आबादी वाले बाघों की संख्या, विभिन्न पक्षी प्रजाति, हॉर्नबिल, गौर, हाथियाँ, हिरन, तेंदुआ, ये सारे आबादी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें, सरीसृप में बात करें तो किंग कोबरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइकॉर्निट देख सकते हैं, पहाड़ी कछुए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मगरमच्छ की आबादी भी काफ़ी अधिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ट्रिकारिनेट, हिल टर्टल यहाँ पे आप देख सकते हैं, किंग कोबरा और मगर क्रोकोडाइल की जनसंख्या भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे यहाँ की स्पीसीज़ है जो कि आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप विज़िट करते हैं तो ये सारे जगह, ये सारे जो स्पेसेस है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये उड़ीसा का मैप है। उड़ीसा जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को साझा कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ ये अपनी बाउंड्री यहाँ पे शेयर कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, इसको पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, अब उड़ीसा के नाम से जानते हैं। इसका कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। कटक यहाँ आप देख सकते हैं, जगन्नाथपुरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पुरी। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके द्वारा बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी रिसेंट में स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक दो प्रोजेक्ट का नाम जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो इनके द्वारा अभी बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए गए उड़ीसा के डेवलपमेंट के लेकर के। और आज के डेट में बहुत प्रमुख प्रख्यात ये सीएम भी है ना फेमस यहाँ पे सीएम भारत के आपको देखने को मिलेंगे। उसमें नंबर 1 रैंकिंग में आपको, अभी हम लोगों ने इसके रिलेटेड भी न्यूज़ हम लोगों ने कवर किया था। इंडियन रोलर यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय फल की बात करें, फूल की बात करें तो अशोका यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 30 है, ये ध्यान रख सकते हैं। पॉपुलेशन आप देख सकते हैं 4.5 करोड़ के आसपास है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो अफ्रीका क्लब से रिलेटेड है ये क्लब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये क्लब जो है वो 37वां सम्मेलन में, इस क्लब की यहाँ पे स्थापना यहाँ पे हुई थी अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, अफ्रीकन संघ के द्वारा। यहाँ पे क्या किया गया है, 37वां शिखर सम्मेलन में अफ्रीका क्लब का यहाँ पे स्थापना किया गया था, जो कि अफ्रीके के जितने भी जो कंट्री हैं उनकी उनके यहाँ पे गठबंधन करके यहाँ पे ये संघ जो है वो निर्माण किया गया था। ठीक है, अफ्रीका क्लब की अगर हम लोग बात करें, देखिए अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री जो है ना मिल करके ये अफ्रीका क्लब यहाँ का निर्माण किया, इसकी स्थापना की है और 37वां शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अफ्रीका क्लब के बारे में अगर हम लोग जानें तो ये बेसिकली एक तरह से गठबंधन है बहुत सारे अफ्रीकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मिल करके वित्तीय वास्तुकला में कमियों को दूर करने के लिए अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का यहाँ पे गठबंधन यहाँ पे किया गया है, जो कॉन्टिनेंटल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को कम करने के लिए, शॉर्टकमिंग को फुलफ़िल करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे बेसिकली इसका यहाँ पे स्थापना की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवीन वित्तीय उपकरणों को यहाँ पे पेश करना है। देखिए जो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, और एक तरह से जितने भी ऋण हैं उसको किस तरह से मैनेज करें उसके ऊपर यहाँ पे ऋण प्रबंधन चर्चाओं के ऊपर एक स्थान प्रदान करना चाहते हैं, ताकि उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकें। मुख्य सदस्यता की अगर हम लोग बात करें, जो कोर मेंबरशिप है इसमें, तो अफ्रीकन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक देख सकते हैं, अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन देख सकते हैं, अफ्रीका री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देख सकते हैं। तो ये सारे जो है पुनर्विमा निगम, निर्यात आयात बैंक, व्यापार और विकास बैंक, अफ्रीका वित्त निगम, ये सारे मुख्य सदस्य के रूप में इस क्लब के मेंबर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। सदस्यता सभी अफ्रीका बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के लिए खुली होगी। देख सकते हैं इसकी मेंबरशिप जो है जितने भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं अफ्रीका में वो सब के लिए ओपन है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है इस अफ्रीका के क्लब को वो सारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, अफ्रीका क्लब जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि 37वां सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन के द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए, उसकी कमी को यहाँ पे दूर करने के लिए जितने भी अफ्रीकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे मिल करके AAMFI यानी एलियांस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पे 37वां सम्मेलन में ये अफ्रीका क्लब का यहाँ पे निर्माण किया गया है, ताकि एक तरह से जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको यहाँ पे पेश किया जा सके और इसके ऊपर चर्चा की जा सके। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है।
क्लियर हो गया। तो अफ्रीका क्लब याद रखिएगा, ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका एक गठबंधन यहाँ पे बनाया गया है 37वें शिखर सम्मेलन में, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे न्यूज़ आपको क्लियर हुए होंगे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से इसको रिवाइज करते हुए चलिएगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसको रिवीजन आप कम से कम हर संडे को, जो भी वीकली जितना भी चीज़ें आपने कवर किया है, थोड़ा टाइम निकाल करके उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, ताकि आपको लंबे समय तक वो सारी चीज़ें आपको याद रह सके। तो फोकस करना ज़रूरी है। रिवीजन में किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग खाली क्लासेस एंड ऑल में अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, क्लासेस एंड ऑल सब ज़रूरी है, लेकिन फिर भी सेल्फ स्टडी के लिए भी थोड़ा समय आपके पास होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखते हुए अपने रूटीन को आप मॉडिफाई कीजिए, चेंज कीजिए। जो डेली बेसिस में सेल्फ स्टडी के लिए अपना समय निकाल रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट एंड ऑल है, लेकिन जो अभी तक सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं निकाले हैं, थोड़ा सा अपने रूटीन को मॉडिफाई कीजिए और सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा समय आप निकालिए ज़रूर। एक तरह से उस सेल्फ स्टडी के टाइम पे आप रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ें आपने पढ़ी, चलिए दिन भर में ही आपने जो चीज़ पढ़ा उसी को आप उस 1 घंटे के में, 1.5 घंटे में आप उसको रिवाइज़ कीजिए। एक तरह से वो आपकी मेमोरी पावर बढ़ाएगी, जो रिमेम्बरेंस पावर है वो आपको बढ़ाएगी, और इससे आपको काफ़ी दिनों तक वो सारी चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं करंट अफेयर की 2 क्लासेस हो रही है सर, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों क्लासेस आपकी इम्पॉर्टेंट है, सुबह 8 बजे वाले भी और रात के 8 बजे वाले भी। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी आपको देना है। तो दोनों पेपर के लिए ये दोनों क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर्स नहीं होते हैं। तो आपको हर एक न्यूज़ का पूरा बारीकी से डिटेल में आपको कवर होना ज़रूरी है कि वो न्यूज़ किस पे बेस्ड है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको उस टॉपिक से कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा कर के उस तरह के क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हैं। देख सकते हैं बीपीएससी ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। तो अगर आप बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में हर एक न्यूज़ को कवर करना ज़रूरी है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था पूरा आज का न्यूज़ जो अभी हम लोगों ने कवर किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।